वैश्विक कचरा व्यापार यानी ग्लोबल वेस्ट ट्रेड ये किस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और किस प्रकार गरीब देशों को प्रदूषण का पनाहगाह बना रहा है। ये कैसा अन्याय है? आइए इस सब के बारे में जानते हैं इस पॉडकास्ट में। ये है एक्सपर्ट एक्स की प्रस्तुति। इस लेख में एक्सपर्ट एक्स का उद्देश्य मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड के गहरे अन्याय, वैश्वीकरण के गंभीर नकारात्मक पक्ष तथा भारत जैसे देशों पर इसके कारण पड़ने वाले अनुचित बोझ पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालना है। इस प्रकार वैश्विक कचरा व्यापार यानी कि ग्लोबल वेस्ट ट्रेड की अवधारणा धनी वैश्विक उत्तर, जिसमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा और कुछ अन्य देश शामिल है, और गरीब वैश्विक दक्षिण, जिसमें अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के देश सम्मिलित है, के बीच एक बहुत अधिक असंतुलन के रूप में सामने आती है, जो इस मुद्दे के वैश्विक प्रभाव को उजागर करती है। यहां पर संदर्भ स्थापित करने के लिए किसी घटना का उल्लेख करना बेहद जरूरी है। अगस्त 1986 में कियानशी नामक एक मालवाहक जहाज पर फिलाडेल्फिया यानी अमेरिका में स्थित एक भस्मक यानी इंसिनरेटर से लगभग 14,000 टन राख भरी गई थी। इस जहाज को राख को अमेरिका के एक अन्य शहर न्यू जर्सी में फेंकना था, लेकिन तब इसे बंदरगाह में प्रवेश करने देने से मना कर दिया गया। विषाक्त अपशिष्ट यानी कि टॉक्सिक वेस्ट से लदा ये जहाज 16 महीने की जोखिम भरी यात्रा पर निकला था तथा अपने माल को उतारने के लिए जगह की तलाश में अटलांटिक महासागर को छान मार रहा था। ये जहाज होंडुरास, पनामा, बरमूडा और डोमिनिकन गणराज्य में गया, लेकिन उसे वापस भेज दिया गया। सेनेगल, मोरक्को, युगोस्लाविया, श्रीलंका और सिंगापुर में भी जहाज से बोझ उतारने की चालक दल की कोशिशें बेकार गईं। इस सबसे विचलित हुए बिना अपने उद्देश्य में अडिग रहते हुए जहाज ने प्रयास किया अपनी पहचान बदलने का। उसने अलग अलग जगहों पर 2 बार अपना नाम बदला, लेकिन इसकी असली पहचान छिपाई नहीं जा सकी। आखिर में सभी विकल्पों के खत्म हो जाने तथा अपने ही देश द्वारा उतरने के लिए इनकार कर दिए जाने के बाद जहाज ने अपने विषाक्त अपशिष्ट को अटलांटिक महासागर में कहीं फेंक दिया। तो इस तरह ये एक विशिष्ट उदाहरण है जहां विकसित देश अपने जहरीले कचरे को एक गरीब देश में डालना चाहते हैं। 1992 में पहली बार विषाक्त उपनिवेशीकरण यानी टॉक्सिक कोलोनाइजेशन शब्द जिम फुकेट नामक एक कर्मठ कार्यकर्ता द्वारा गढ़ा गया था। विषाक्त उपनिवेशीकरण से ये मतलब है कि पश्चिम के औद्योगिक कचरे को भारत, वियतनाम और अफ्रीकी देशों जैसे तीसरी दुनिया के देशों के क्षेत्रों में डालना, और ये एक सुस्थापित व्यवसाय है। शुरुआत में ये अनाधिकारिक था, किंतु अब ये एक अच्छे व्यापार समझौते का हिस्सा बन गया है। देश ऐसा क्यों होने देते हैं? प्रभावित समुदाय ऐसा होने देते हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों और ज्ञान की कमी होती है। राजनीतिक संगठन में इसके प्रति इच्छा शक्ति भी नहीं होती है। इन सभी कारणों के बीच खासकर बात यह है कि उन्हें जो पैसा मिल रहा है वह देश की आबादी के लिए बहुत अच्छा है। इस रीति से वैश्विक अपशिष्ट व्यापार से लागत लाभ जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि जहां विकसित देशों को अपने अपशिष्ट के निर्यात से आर्थिक लाभ होता है, वहीं इसका खामियाजा पर्यावरण क्षरण यानी कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, स्वास्थ्य संबंधी खतरों और सामाजिक अन्याय के रूप में प्राप्तकर्ता देशों को उठाना पड़ता है। 2010 के जिनेवा सम्मेलन में पीएचडी शोध के एक भाग के रूप में पेश किए गए एक अध्ययन से पता चला कि सोमालिया में जहरीले और रेडियोधर्मी कचरे की निरंतर डंपिंग से वहां की जनसंख्या पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप कैंसर, समय से पहले गर्भपात और जन्मजात दोषों जैसी बीमारियों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस समय के दौरान गैर सरकारी संगठनों सहित कई संगठनों ने वैश्वीकरण के नाम पर चल रहे इस अपराध के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और आवाज उठाने का अपना काम शुरू किया। उनमें से एक है बेसल एक्शन नेटवर्क, जो एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जहरीले रासायनिक संकट के वैश्वीकरण को रोकने के लिए काम करता है। वैश्विक पर्यावरणीय अन्याय के प्रभाव और जहरीले व्यापार की आर्थिक निष्फलता पर बेन संगठन के ध्यान देने से संभावित समाधानों की आशा मिलती है। जहरीले व्यापार का एक अन्य प्रमुख उदाहरण
जहाज कबाड़ उद्योग यानी शिप स्क्रैपिंग इंडस्ट्रीज है, जो मुख्य रूप से विकासशील देशों में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन देशों में पर्यावरण के अनुकूल व्यावसायिक कानून यानी कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑक्यूपेशनल लॉज नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत जहाजों को तोड़ने में सबसे आगे है। उसके बाद चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान का नंबर आता है। 2009 के एक कुख्यात मामले में एक फ्रांसीसी विमानवाहक पोत जहाज टूटने के लिए भारत आ रहा था, लेकिन सरकार ने उसे अनुमति नहीं दी क्योंकि उसमें एस्बेस्टस था। इस पर बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हुई, लेकिन अंत में भारत ने इसका विरोध किया और जहाज को अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद ये कहाँ गया, हमें इसके बारे में नहीं मालूम। इससे वैश्विक कचरा व्यापार और विकासशील देशों में जहरीले पदार्थों की डंपिंग के पीछे की नैतिकता का सवाल उठता है। ये सोच आखिर कहां से उत्पन्न हुई? क्या ये अज्ञानता का मामला है या फिर व्यापार के वैश्वीकरण में छिपी एक सोची समझी रणनीति का मामला है? इसलिए इस सवाल पर पूछताछ की जानी चाहिए। ये पाया गया कि लॉरेंस समर्स नाम के एक व्यक्ति है, जिन्हें हम लैरी समर्स के नाम से जानते हैं, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आर्थिक सलाहकार तथा विश्व व्यापार संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1991 में अपने एक लीक हुए गोपनीय ज्ञापन यानी कॉन्फिडेंशियल मेमो में वैश्विक कचरा व्यापार के पक्ष में तर्क दिया था। उनके अनुसार विश्व बैंक को कम विकसित देशों में गंदे उद्योगों के अधिक स्थानांतरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। गरीब वैश्विक दक्षिण यानी पुअर ग्लोबल साउथ के विचार को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा अन्य देश, साथ ही साथ अफ्रीकी देश शामिल हैं, जिनका उपयोग विकसित देशों के कचरे को डंप करने के लिए किया जाएगा। ये बहुत उलझन में डालने वाली बात है कि क्या ये चमकदार प्रबंधन पद्धतियां दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों से आती हैं, और क्या ये स्वार्थी विचार भी छात्रों को उनकी बढ़िया शिक्षा के हिस्से के रूप में बांटा जाता है। ये सोचने पर मजबूर करने वाला है कि यदि केमैन द्वीप समूह या ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह जैसे देश कर के स्वर्ग यानी टैक्स हेवन्स हैं, तो क्या भारत दुनिया में प्रदूषण के लिए पनाहगाह है? और क्या भारत की ही तरह अन्य देश भी है, जैसे कि घाना और अफ्रीकी देश? क्या वैश्विक दक्षिण के इन देशों को वैश्विक उत्तर द्वारा, जो कि समृद्ध वैश्विक उत्तर के देश है, जहरीले औद्योगिक कचरे के पुनर्चक्रण के लिए प्रदूषण के पनाहगाह के रूप में भी देखा जा रहा है? यहाँ कुछ और उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार भारत प्रदूषण का पनाहगाह है। 25 से अधिक देशों ने पुनर्चक्रण के नाम पर भारत में 1,21,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा डाला है। पीटीआई की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि 1,21,000 मीट्रिक टन में से 55,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आयात किया गया था। दिसंबर 2022 की ब्लूमबर्ग की एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेजन से प्लास्टिक रैपर, कार्डबोर्ड कचरा और लिफाफे का कचरा भारत के मुजफ्फरनगर में अवैध डंप साइटों और औद्योगिक भट्टियों में पहुंचा दिया गया है। एक तरह से अमेरिका से आई अमेजन कंपनी के रैपरों के जलने से पैदा हुआ जहरीला पदार्थ मुजफ्फरनगर के लोगों के फेफड़ों में समा गया है। अमेजन के लिफाफे पूरी तरह से कागज या कार्डबोर्ड नहीं है, उनमें प्लास्टिक के कुछ हिस्से भी होते हैं। इसके अलावा इन रैपरों में प्लास्टिक की लगभग 2% तक की मात्रा को इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन ये 5% तक भी हो सकती है, जिससे इन्हें जलाने या पुनर्चक्रित करने पर इससे होने वाला नुकसान 2 गुना बढ़ जाता है। उस हिसाब से अकेले पिछले 2 वर्षों में मुमकिन है कि भारत में कागज की थोक में 5 लाख टन प्लास्टिक कचरा छिपा हुआ होगा। एक अन्य उदाहरण ये है कि 2021 में भारत ने अमेरिका, कनाडा और जर्मनी से प्लास्टिक की पानी की बोतलों के आयात की अनुमति दी, जो लगभग 90,000 टन बेकार पड़ी प्लास्टिक बोतलों के बराबर है। ये विश्व के लिए भारत को प्रदूषण या औद्योगिक कचरे के लिए एक पनाहगाह बताने के कुछ उदाहरण मात्र हैं। 2019 के गार्जियन के एक लेख के अनुसार ब्रिटेन से हर महीने हजारों टन इस्तेमाल किए गए टायर भारत आते हैं, जहां उन्हें औद्योगिक ईंधन बनाने के लिए पायरोलिसिस संयंत्रों में डाल दिया जाता है।
यद्यपि इन टायरों को जलाना कुछ नियमों के तहत होता है, लेकिन इससे हवा में जहरीले पदार्थों सहित भारी धातुएं जैसे बेंजीन, डायोनेक्सिन और कैंसरकारी रसायन यानी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स निकलते हैं। इस तरह से यहां पर भारत से पूछा जाने वाला बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटेन अपने देश में ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अमेजन के लिफाफे पुनर्चक्रण के लिए भारत में क्यों आते हैं? उन्हें अमेरिका में ही पुनर्चक्रित क्यों नहीं किया जाता? क्या भारत औद्योगिक कचरे का डंपिंग स्थान बन गया है? भारत सरकार इस वैश्विक कचरे के व्यापार में सक्रिय क्यों है? ये हम भारतीयों के जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है और क्या ये उचित है? और अंतिम सवाल ये कि भारतीय खुद को इस वैश्विक पर्यावरणीय अन्याय का शिकार क्यों बनने दे रहे हैं? तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।